नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अगर हम प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रशिया और चाइना एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि बहुत अच्छे एलाइज हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों कंट्रीज फ्यूचर में आगे चल करके एक दूसरे की बहुत बिटर एनिमीज बनने वाली हैं, तो ये बात आप लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। तो आज इस वीडियो में विद प्रूफ मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वाई रशियाज बिगेस्ट थ्रेट इज चाइना एंड नॉट यूएसए। तो इसमें इस पूरे वीडियो में हम मैप के थ्रू आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हमें ट्रेड रूट समझना और थोड़ा सा इन दोनों कंट्रीज के बीच का रिलेशन समझना, टेरिटरी का रिलेशन समझना, ये सब बहुत जरूरी है इस वीडियो में। तभी आपको इन दोनों कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो समझ में आएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। एज कल 26 जनवरी था, तो DISEP टीम ने डिसाइड किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा डिस्काउंट देंगे और इसीलिए हम अपने अचीवर्स बैच के अंडर में 60% तक का स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये पूरा बैच MK सरन टीम की गाइडेंस में चलेगा। तो आप इस ऑफर को 28 जनवरी तक अवेल कर सकते हो। और 28 जनवरी तक अगर आपको जो भी स्टूडेंट्स इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं या इस बैच को डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। DISEP टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ विदाउट अड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रशिया की जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न फ्लैंक है, रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर है, उसकी वीकनेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्लस इसमें देख लेना आप कि यूक्रेन पे जो अटैक हुआ उसका एक रीजन भी क्या हो सकता है। देखो, अब आपको जो ब्लू वाला पूरा पार्ट दिख रहा है इसमें, यहाँ पर ये पूरा ब्लू पार्ट मतलब ये नेटो मेंबर कंट्रीज हैं। और येलो वाला पार्ट भी जो है ऊपर, अब वो चेंज हो चुका है, यानी कि फिनलैंड जो है ऑलरेडी 2023 में नेटो का मेंबर बन चुका है। तो ये वाला पार्ट भी आप ब्लू ही समझो। और स्वीडन को भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाकर बताया था कि स्वीडन भी अब नेटो का मेंबर बनने के लिए उसको भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और बहुत जल्दी स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा। तो रशिया, अब आप समझ रहे हो रशिया क्यों इतना इनसिक्योर है नेटो से, क्योंकि वो पूरी तरह से नेटो से घिर चुका है और उसकी जो लाइन ऑफ डिफेंस है ना, वो एक्सटेंड होते जा रही है ऊपर की तरफ, नॉर्दर्न तरफ में। वहीं अगर आप बेलारूस को देखो तो बेलारूस एक तरीके से एलाई है रशिया का, तो ये कोई बहुत समस्या नहीं है। तो अब आप इससे समझ रहे हो कि बचा कौन था। तो बचा यूक्रेन था, और यूक्रेन जो है वो बहुत जल्दी नेटो का मेंबर बनने जा रहा था और इसी वजह से रशिया के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता इस वाले फ्लैंक से। तो ये एक रीजन था, हालांकि रीजन कई और थे, तो ये उनमें से एक रीजन था कि जिसके वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। नाउ अब जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया का जो ऑयल और नेचुरल गैस था, जो कि बहुत हैवली, मतलब अराउंड 28 से 30% ऑयल और नेचुरल गैस वो यूरोप में अपना एक्सपोर्ट करता था रशिया। तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो अब यूरोप का एक बहुत बड़ा मार्केट आउट हो गया। तो अब रशिया के लिए बचा क्या, वो अपना नेचुरल गैस और ऑयल को कहाँ एक्सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा एक नया मार्केट खुला, वो है चाइना। देखो, पहले भी चाइना जो है वो मंगाता था रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस, बट वो इतनी मात्रा में नहीं मंगाता था बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो मोस्टली जो अपना नेचुरल गैस और वो मंगाता था, ऑयल मंगाता था चाइना, वो पर्शियन गल्फ से ही मंगाता था, जहाँ से हम मंगाते हैं, जहाँ से इंडिया मंगाता है। और वो पर्शियन गल्फ से निकल करके मलाक्का स्ट्रेट पार करके चाइना तक पहुँचता था। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियोस में कि मलाक्का स्ट्रेट चाइना का एक वीक पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर एक तो इंडियन, मतलब पूरा इंडिया वहाँ पर मौजूद है, दूसरा वहाँ पर यूएस भी मौजूद है, यूएस की पैसिफिक फ्लीट भी मौजूद है, तो यूएस की भी प्रेजेंस है। इसलिए मलाक्का स्ट्रेट बहुत वीक पॉइंट है, कभी भी उसको चोक करके चाइना को आप पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से बांध सकते हो। तो इसलिए चाइना को ना डिपेंडेंस अपनी मलाक्का स्ट्रेट पर थोड़ी थोड़ी कम करनी है। अब इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चाइना अपनी डिपेंडेंस कम कर भी रहा है मलाक्का स्ट्रेट पर। तो अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने 60% अपना ट्रेड बढ़ा दिया रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस के मामले में। अब ये दोनों कंट्रीज ना एक दूसरे की पार्टनर्स क्यों हैं, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से, नीड की वजह से। समझना, रशिया जो है, आप ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो, ये सारे जो पार्ट हैं रशिया में भर भर के, आप समझ लो कि मतलब भर भर के नेचुरल गैस और ऑयल फील्ड्स हैं। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन वाले पार्ट जो हैं वो ऑयल बेसिन्स हैं, और रेड वाला जो पार्ट है वो गैस बेसिन्स हैं। वहीं अगर आप चाइना को देखो दूसरी तरफ, चाइना जो है बंजर है, मतलब ऑयल और गैस के मामले में कुछ 1% ऑयल और गैस चाइना के अंदर में नहीं है। अब ये दोनों कंट्रीज, चाइना को क्या चाहिए, ऑयल और नेचुरल गैस, और रशिया के पास वो भर भर के है। अब रशिया के पास मार्केट भी नहीं है बेचने के लिए यूरोप में, तो भाई खत्म हो गया मार्केट उसका। तो अब रशिया ने क्या करना शुरू किया, रशिया ने चाइना को देना शुरू कर दिया। चाइना उसका बहुत बड़ा मार्केट हो गया, 60% ज़्यादा मंगाने लगा चाइना। और रशिया को उसके बदले में क्या चाहिए, रशिया को उसके बदले में कैपिटल चाहिए। देखो, रशिया में ना कैपिटल की कमी है, दूसरी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल दोनों रशिया चाइना से मंगा लेता है, और इसलिए दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे की बहुत अच्छी पार्टनर हैं, बहुत अच्छी एलाइज हैं। लेकिन प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही, अगर हम फ्यूचर की बात करें, आगे चल के बात करें, और आगे चल के बात करने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो अब अगर आप पहले थ्रेट की बात करूं, जो रशिया को चाइना से है और चाइना को रशिया से है, वो पहला थ्रेट जो है वो एक टेरिटरी है। एक्चुअल में वो टेरिटरी है ये वाली। अब पहले ना इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, चाइना के एम्पायर को। देखो, चाइना में ना पहले जिंग एम्पायर हुआ करता था। अब जिंग एम्पायर जो है उस टाइम पर 1858 1857 की बात है, उस टाइम पर दो जगह, दो फ्रंट्स पे ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहा था। एक तो ये बीजिंग वाला जो पोर्शन था, यहाँ पर आपको पता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच थे, और इनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी जिंग एम्पायर की।
दूसरी तरफ जो ताइपिंग वाला जो रीजन है, ताइपिंग वाले रीजन में बहुत भयंकर सिविल वॉर चल रहा था, बहुत लोग मारे जा रहे थे वहाँ पे। तो ऑलरेडी 2 फ्रंट्स पे जिंग एम्पायर लड़ रहा था। अब इसी दौरान रशियन एम्पायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक था उस टाइम पर, और उसने जो ये वाली टेरिटरी है चाइना की, इस टेरिटरी पे ले आकर के अपनी मिलियंस ऑफ फोर्स खड़ी कर दी, मतलब सोल्जर्स की, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एम्पायर उस टाइम पर भी हुआ करता था। तो उसने इस बॉर्डर पे ला करके आर्मी खड़ी कर दी और धमकी देने लगा कि कभी भी हम आपके अंदर घुस सकते हैं चाइना के टेरिटरीज में और वॉर हो सकता है। अब जिंग एम्पायर ये इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो गया और 1860 में जिंग एम्पायर ने एक ट्रीटी कर ली रशियन एम्पायर के साथ, और अपनी जो ये वाली टेरिटरी जो मार्क्ड है, ये वाली टेरिटरी हैंडओवर कर दी रशिया को। ये मंचूरिया की टेरिटरी थी, जिसको आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। ये वाली टेरिटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रही है चाइना के लिए, क्योंकि इसके पहले, मतलब रशिया के पहले, ये जापान ने कब्जा किया था, फिर चाइना ने लिया, जिंग एम्पायर के अंडर में इसको यूनिफाई किया, बट बाद में फिर रशियन फोर्सेस ने चाइना की जो पूरी पॉलिटिक्स थी उस समय, उसका फायदा उठा करके वापस से मंचूरिया की टेरिटरी ले ली। और अगर आपको इस टेरिटरी की इंपॉर्टेंस समझनी है प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इस बात से समझो कि जो रशिया का सबसे बड़ा जो पैसिफिक फ्लीट का है पोर्ट, व्लादिवोस्टोक का पोर्ट इसी मंचूरिया की टेरिटरी के बिल्कुल कोने में है। और आप समझ लो रशिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो तो रशिया के लिए सीधा पैसिफिक ओशन में अगर जाना है इंटरनेशनल वाटर्स में, तो ये पोर्ट सीधा ये वाला आइलैंड्स भी रशिया के हैं, और इसीलिए इंटरनेशनल वाटर्स को एक्सेस करने के लिए रशिया के लिए व्लादिवोस्टोक का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी पैसिफिक फ्लीट जो है रशिया की, वो भी यहाँ पर स्टेशनड है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे रशिया के वेस्ट वाले पार्ट की या ब्लैक सी वाले पार्ट की, दोनों जो पोर्ट्स हैं, एक क्राइमिया वाला पोर्ट हो गया और एक सेंट पीटर्सबर्ग वाला पोर्ट हो गया, दोनों जो हैं, अगर आपको इंटरनेशनल वाटर्स में उन पोर्ट से बाहर जाना है तो आपको नेटो मेंबर से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए वो वाले पार्ट जो है वो रशिया के बड़े वीक पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर एक रशिया का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। विदाउट एनी एनिमी, विदाउट एनीथिंग, आप सीधा इंटरनेशनल वाटर्स में एंटर कर सकते हो पैसिफिक ओशन के अंदर में। तो इसलिए मंचूरिया की जो प्रोविंस है वो काफी ज्यादा जरूरी है रशिया के लिए। और चाइना के लिए क्यों जरूरी है? अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से इसको समझोगे तो चाइना के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना के लिए अभी जो खुले हुए पॉइंट्स है ना, जो वो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी है। और साउथ चाइना सी वाला रूट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, साउथ चाइना सी भी बहुत डिस्प्यूटेड है, वहां पर भी डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के। चाइना पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है, तो उसकी कहानी ही अलग है। और वहां से आगे बढ़ेगा तो वहां से कहाँ जाएगा? मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर आप इंडियन ओशन होते हुए अपना पर्शियन गल्फ और अपना यूरोप और जहां जहां जाना है वहां जाओगे। और मलक्का स्ट्रेट जो है उस पर सिर्फ चाइना का कंट्रोल नहीं है, मैंने आपको बताया। इंडिया भी बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिव है, प्लस यूएस भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इसीलिए चाइना जो है वो अब ऑल्टरनेटिव चाहता है, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट का ऑल्टरनेटिव। तो अगर मैरी टाइम ऑल्टरनेटिव देखो तो चाइना के लिए सी ऑफ जापान जो है वो बहुत बड़ा मैरी टाइम ऑल्टरनेटिव बन सकता है। और इसीलिए फ्यूचर में हो सकता है चाइना जो है वो मंचूरिया वाले प्रोविंस को क्लेम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो पहले लीडर्स रहे हैं ना, जी जिनपिंग अभी लीडर हैं, और जी जिनपिंग की बहुत अच्छी दोस्ती है पुतिन के साथ। तो पुतिन और जी जिनपिंग दोनों अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं अपनी अपनी कंट्री में, बट कभी तो ये लोग चेंज होंगे। और अगर बात करें पास्ट में, तो माओ जेडोंग जो थे वो इस टेरिटरी को वापस लेना चाहते थे। माओ जेडोंग ने बहुत बार अपने वॉइसेस रेस किए, लेकिन उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ ऐसी बन नहीं पाई, इसीलिए ये मंचूरिया की टेरिटरी जो है वो चाइना वापस नहीं ले पाया। बट अभी प्रेजेंटली चाइना काफी स्ट्रांग हो चुका है, तो मे भी हो सकता है आफ्टर जी जिनपिंग इफ पॉलिसी चेंजेस दे विल कंफर्मली रिक्लेम मंचूरियास प्रोविंस। सो ये तो एक रीजन हो गया जहां पर मंचूरिया की प्रोविंस जो है वो उसको लेकर के रशिया और चाइना में लड़ाई हो सकती है। बट एक और रीजन है इसके अलावा। दूसरा रीजन ये है कि 2-3 कंट्रीज जो है सेंट्रल एशिया की, जिनका नाम है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। हमें पता है दैट रशिया के ना सेंट्रल एशिया वाली ये जो कंट्रीज हैं ये कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी, फिर वो जब टूटा तो ये सारी कंट्रीज अलग अलग बनी। तो अब ये तीनों कंट्रीज भी रशिया के लिए एक थ्रेट बनती जा रही हैं। क्यों बनती जा रही हैं? बिकॉज देखो पहले ना कहा ऐसा जाता था कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये कंट्रीज जो है वो सीधा सीधा मॉस्को से चलती हैं, यानी कि रशिया के रूल के हिसाब से चलती हैं। रशिया जो कहता है वही ये तीनों कंट्रीज करती हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा ये रशिया पर डिपेंडेंट थी इन केस ऑफ फंड्स एंड एवरीथिंग। बट नाउ इन प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये सारी कंट्रीज भी चाइना की तरफ टिल्ट होने लगी हैं, और चाइना ने इन कंट्रीज से अपना ट्रेड भी शुरू कर दिया है। तो ट्रेड कैसे शुरू कर दिया? 15% अपना नेचुरल रिसोर्स जो है वो चाइना जो है इन कंट्रीज से, यानी कि इन 3 कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज से मंगाता है। तो अब इसी वजह से अब इन कंट्रीज जो कि ये रशिया के अंडर में आती थी, अब ये रशिया की कॉम्पिटिटर्स बन के सामने खड़ी हो गई हैं। रशिया के लिए अभी सबसे बड़ा मार्केट कौन है? चाइना है। जब से यूरोप हटा है, चाइना सबसे बड़ा मार्केट है रशिया के लिए। अब जब चाइना अपनी डिपेंडेंस रशिया पर भी कम करके इन कंट्रीज से मंगाने लगेगा तो जाहिर सी बात है रशिया विल नॉट बी वेरी हैप्पी। और इसीलिए, और ये कुछ एक्शन से आप समझ भी सकते हो डायरेक्टली कि क्यों इनका टिल्ट चाइना की तरफ होने लगा है। रशिया का ना एक अपना जॉइंट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को अगर आसान भाषा में समझना है, जैसे समझ लो यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये रशिया का अपना वर्जन है यूरोपियन यूनियन का, जिसको वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कहता है।
अब इसमें इन तीनों कंट्रीज ने ज्वाइन ही नहीं किया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारी कंट्रीज ने ज्वाइन ही नहीं किया इस इनिशिएटिव में। बल्कि कि अगर आप देखोगे तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें इन सारी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया, और इसके बदले में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में ही चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी कर दिया इन सारी कंट्रीज में, और अपने पाइपलाइन के थ्रू ये सारी कुछ मंगाने लगा, जो पाइपलाइन डेवलप हो रही है। और अब चाहता है चाइना जल्दी से जल्दी ये सारी पाइपलाइन और ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनकर के तैयार हो जाए, ताकि जो मेरी डिपेंडेंस है मलक्का स्ट्रेट के ऊपर वो भी खत्म हो जाए, ताकि मेरी जो डिपेंडेंस बनती जा रही है अब रशिया के ऊपर वो भी खत्म हो जाए, और मैं अपनी एक अलग मोनोपोली क्रिएट करूं इस पूरे एरिया के अंदर में ट्रेड के मामले में। तो रशिया के लिए आगे चल करके इन कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशिया में अपनी डिक्रीजिंग पावर को लेकर भी कंसर्न्स हो सकते हैं, और ये रशिया के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट होगा। अगेन चाइना क्यों उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन करके सामने आ रहा है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये पूरा पॉइंट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।